और मैनेजर ये बोल रहा था कि पूजा हम रस्सी दे रहे हैं तो आप फांसी लगा लो, आपका बीमा है तो बीमा से पैसे वसूल कर लेंगे हम। उसके बाद 2 दिन के बाद आए, मेरे पास अचानक से कोर्ट से एक ऑर्डर आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या है, क्या लिखा है, सब कुछ इंग्लिश पे लिखा था, मुझे इंग्लिश नहीं पता, मुझे बस तमिल पता है। तो पुलिस जो क्या करते हैं, पुलिस तो हमारे देश की पुलिस है भाई, और वो पुलिस ये MFI के एजेंट से हाथ मिलाकर उनसे कुछ मिलता होगा, कुछ देते होंगे ये लोग, और उनका भी इस्तेमाल इस औरत को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अपने लोगों से लिए कर्ज क्या, फिर वो भावने ने एक गंदी बात की है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी ऐसे शुरू हो गया कि छोटे छोटे लोन के लिए जो आता है उसको बोलता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ अभी लोन नहीं मिलेगा, आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेंगे। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जो लोन गरीब लोगों को छोटे बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलते, वो बहुत आसानी से, एक तो पहले तो बहुत आसानी से लोन दे रहे हैं, चूँकि गरीब लोग हैं, बहुत जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है किस रेट, इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, बताते नहीं है, लोग ले लेते हैं। उसके बाद जब वो शोषण शुरू होता है तब जिस तरीके से कई जगह तो 50%, 60%, 100% तक इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां बहुत सस्ते दाम पर सरकार से लोन लेती हैं और फिर वो वही पैसा वो इन लोगों को वापस करती है। तो बहुत मेजर कई सारी डिमांड्स थे और इसमें हम लोगों ने बात करी है, पूरे इनसे जो बात करें क्या इनकी समस्याएं हैं और ये किस तरह का नया विकल्प चाहती हैं या इनकी किन समस्याएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हमने कन्वेंशन में आए लोगों से और जूरी मेंबर्स को सुना है। देखिए पूरी वीडियो की बातचीत में वो लोग क्या कह रहे हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग, जिसे कभी हमारे समाज में सहारा समझा गया था, आज लाखों महिलाओं के लिए यह जाल बन चुका है। देश भर में महिलाएं रोजाना कर्ज के बोझ और सूदखोरों के जुल्म और मानसिक शोषण का सामना कर रही है। ये उनकी कहानियां हैं, उनके दर्द की आवाज़ है। पूजा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से आती हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक इलाका है, वो भी एक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के एजेंटों के शोषण से परेशान है और यहाँ तक कि उनको पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। ये उनके घर जाके एजेंट रोज़ उनको धमकाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनका शोषण अभी भी जारी है। सुनिए पूजा की पूरी कहानी क्या है, कैसे उन्हें अपने घर में एक छोटी सी जरूरत गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए लोन लेना पड़ा। आज वो लोन के पूरे जंजाल में नहीं बोला फंस उन्हें। चुकी है। फिर हमारे पति आए, उनसे भी बोले कौन है, हमने किस्त वाले हैं। एक बोल रहा था कि एक किस्त का है तो पूजा फिर अपना रक्षाबंधन बाद कर लेना। हमने कि ठीक है, तो इनने बोला कि एक किस्त कर दें। वो एक बोला नहीं, एक नहीं, पूरा आज ही पेमेंट करो, कहीं से भी करो, नहीं कर पा रही हो तो ऑफिस चलो। तो उनने कि आज तो हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऑफिस जाना है तो हम चलेंगे साथ में। हम लोगों को साथ लबा ले गए हैं, बहुत देर तक बैठा ले गए। मैनेजर से बहुत गलती मनाई हमने कि समय दो थोड़ा तो हम भरेंगे, 1 महीने का 15 दिन का तो दो ही कभी। तो हम नहीं कह रहे, वो ऑफिस में बैठ के आप पैसे की व्यवस्था बनाओ, कहीं से भी ले आओ, पैसे ले आओ ना, तो अपनी पत्नी को जब ले जाना जब पैसे ले आओगे। इनसे कह रहे हैं तुम पत्नी को बैठा जाओ, उसके लिए लोन हैगा तो वो बैठी रहे, आप पैसे को व्यवस्था करके ले आओ। ये गए बहुत देर तक, घर नहीं मिला पैसा तो 5 घंटे हम बैठे रहे, जी नहीं आएंगे। जिनने फिर 112 लगाई, पुलिस द्वारा मैंने करवाया है। और मैनेजर ये बोल रहा था कि पूजा हम रस्सी दे रहे हैं तो आप फांसी लगा लो, आपका बीमा है तो बीमा से पैसे वसूल कर लेंगे हम। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से आई कल्पना राय बताती है कि कैसे उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए लोन लेना पड़ा। कल्पना सरकारों से लोन माफ़ की उम्मीद नहीं कर रही है। कल्पना चाहती है कि सरकार लोगों को रोज़गार दे जिससे वो खुद से अपने परिवार का गुजारा कर सकें, और सरकारों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे इलाज का सवाल हो, क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने जो ये लोन लिए हैं वो लोन इन मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए ही लिए हैं। किसी ने अपने बच्चे की शिक्षा के लिए लिया, किसी ने अपने परिवार में किसी बीमार का इलाज कराने के लिए लोन लिया है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जो हमारी सरकारों की विफलता के कारण ही आज महिलाएं लोन के इस जंजाल में फंस रही हैं। कि ये बता रही है जी ये MFI वहाँ पर बंद कर देना चाहिए लोन ऐसे, और ये जो जॉब कार्ड वहाँ पर वेस्ट बंगाल पर जॉब कार्ड में जो जॉब मिल रहा है, माने मिलना
चाहिए वो जॉब नहीं मिलता। अगर जॉब कार्ड में जॉब मिलता है तो इसका ये तकलीफ़ नहीं होता, तो ये MFI में उसको लोन नहीं लेना पड़ते, क्योंकि वहाँ पर जॉब कार्ड में जॉब नहीं है, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए वो नहीं है, और उसको लेकर इतना घोटालाबाजी हो रहा है। जॉब कार्ड में जो पैसा रुपया आ रहा है उसको लेकर, जो रुपया इसको मिलना चाहिए, जो काम इसको मिलना चाहिए जॉब कार्ड में, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको वो लोन लेना पड़ रहे हैं, और ये लोन लेने के लिए उसको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। यही इन्हें कहा जी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। और ये MFI का जो प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में ये देख रही है, इसका फैमिली जो भुगत रही है, वो ये कहने के लिए यहाँ पर आई है। बहुत सारे सर, बहुत सारे मेंटल टर्चर है। ऐसा भी हुआ कि वो बार्निंग वुड लेकर भी इसको जाना पड़ा उसको मरने के लिए। मैंने इतना मेंटल टर्चर किया इसको। बिहार की शीला देवी, जो वो भी एक कर्ज के जाल में, और सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक शोषण का भी शिकार हो रही हैं। एजेंट उनके घर आके गाली गलौज करते हैं, और इस तरीके से शीला देवी जैसी कई सारी महिलाएं हैं जिनका वहाँ पर शोषण जारी है। वह संगीता देवी, उसको बचाने में मेरा कमर भी माने टूट गया था, 3 महीना बेड पर भी रहे थे। हाँ, मारपीट भी करता है, गाली गलौज देता है। मेरा भाभी है, उसका माने उससे भी हुआ। रेखा देवी, रंगीला देवी, किरण देवी, घर छोड़ कर के भी भागे हुए हैं। ये अभी तक को आए नहीं, ये लोन लिए हुए हैं। इतना परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, गाली वाली दे रहा था घर में डूब करके, तो वो माने घर छोड़ के भाग गई। अभी तक को आपस आए नहीं। मेरा हस्बैंड भी माने छोटी वाली लड़की के शादी करके गए, इतना सारा माने 2.5 लाख रुपया कर्ज है, वो भी आपस भी नहीं आए। नहीं, वो काम कर रहे हैं, वहाँ आ नहीं, हाँ, घर से दूर मजदूरी करते हैं, वो आ नहीं पाए। यहाँ देहात में कोई सा मजदूरी हम लोग का नहीं है। महाराष्ट्र की आयशा का दर्द बताता है कि कैसे कर्ज वसूली का दबाव महिलाओं की ज़िंदगी को तोड़ देता है। यह सिर्फ उनके लिए आर्थिक कमजोरी का कारण नहीं बन रहा है, बल्कि उनके मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण का भी कारण बन रहा है। आयशा, जो कि उन्होंने अपने घर चलाने के लिए लोन लिया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, और आज जब वो लोन चुकाने में किन्हीं कारणों से असमर्थ हैं या कुछ देरी होती है, तो एजेंट आके उनसे जिस तरीके से बात करते हैं, यहाँ तक कि वो उनसे इस हद तक बात कर रहे हैं जो आप एक रात हमारे साथ बिताइए। और ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये उनके नौजवान जो उनकी बेटियां हैं, युवतियां हैं, उन तक को टारगेट किया जा रहा है। ये एक समाज के अंदर किस तरह की एक नया वर्ग बन रहा है। जिस तरीके से हम पहले देखते थे सूदखोरी चलती थी समाज में, इस तरह के एक नया वर्ग माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पर बन रहा है। अपने लोगों से लिए कर्ज क्या, फिर वो भवने ने एक गंदी बात की क्या, फिर उसका मेरा थोड़ा हो गया क्या, इसलिए फिर मैंने भी अपने लोगों से मांगना छोड़ दिए क्या। जो करूँगी सो मैं अपने बल पे करूँगी क्या, इसलिए मैंने बोले कि कोई अपना नहीं रहता है क्या। जब माँ बाप तो नहीं रहे हैं तो फिर वो जब माँ बाप थे तब ठीक था क्या। वो हमारे माँ बाप था, उनके पास बहुत सारा था, उनके से कोई मेरे को परेशानी नहीं होती थी क्या। बच्चे बड़े होते थे, ये होता था, इसलिए मेरे सपोर्ट था मेरे माँ बाप का। वो ही नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा उसका। रिश्तेदार आप लोगों से हाँ, अच्छे नहीं हैं रिश्तेदार, कोई किसी का नहीं रहता है। पुडुचेरी से आई एम बिन्नायम की कहानी बताती है ये संकट किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। बिन्नायम हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही भाषा नहीं बोल पाती, सिर्फ अपनी मातृभाषा में बताती है, लेकिन उनके भाव इतने मजबूत हैं, वो समझ में आता है जो संकट कितना गंभीर है। उनके साथ आई उनकी अन्य साथी उनकी बातों को हिंदी भाषा में हम तक पहुंचाती है। लेकिन ये संकट समझना कोई मुश्किल नहीं है। किस तरीके से संकट अब ये किसी एक घर एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैल चुका है। मैंने 4,80,000 का लोन लिया था, लेकिन EMI के लिए मुझे आया था कि पर महीना 5,000 देना है, लेकिन मुझे नोटिस आया कि मुझे देना है 10,800 रुपये। पहले तो वो मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे सारे ऐसे इंटरेस्ट, उसके बाद कैसे करके मैं 30,000 चुकाई थी EMI पे। जिस दिन 30,000 3 दिन पहले चुकाई थी, उसके बाद 2 दिन के बाद आए मेरे पास अचानक से कोर्ट से एक ऑर्डर आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या है, क्या लिखा है, सब कुछ इंग्लिश पे लिखा था, मुझे इंग्लिश नहीं पता, मुझे बस तमिल पता है। जब आसपास के कोर्ट पे जाके किसी जज को जाके पूछा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, बोले कि तुम्हारे घर जो है सीज करने वाले हैं। उसके बदले में जहाँ पे कोर्ट जाके क्या करना है, तो वो बोले कि तुम आज कैसे भी हालत पे अपने घर जाओ। पौंडीचेरी घर है मेरा, मैं कोर्ट गई थी पूछताछ करने के लिए चेन्नई। उस दौरान 3 घंटे के समय, उसके बाद जब तक मैं आके घर पे पहुंचा, वहाँ पे देखा सब कोई मजिस्ट्रेट के साथ खड़े होके मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं, घर की सील करवाने। मेरे पास पहले से एक बुजुर्ग सासू माँ है और मेरे पास मेरी बेटी जो शादीशुदा है वो घर पे आई हुई है। और इस हालत में मैं कहाँ पे जाऊँ? मेरे पास ना किसी को मांगने के लिए कुछ है, ना कोई मुझे वापस पैसा दे रहा है, ना मुझे कोई भी एक भरोसा नहीं है जिसके हिसाब से मैं अपना पैसा लाके अपना थोड़ा सा जो ये मतलब लोन है मैं कुछ चुका पाऊँ, वो भी नहीं कर पाऊँ। क्या करके मैं आऊँगा? अभी मैं यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे मैं दिल्ली आई हूँ ये सबके सामने ये बोलने के लिए, लेकिन यहाँ जहाँ से जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, अगला पड़ाव क्या लेने वाला है, उसके पास मेरे पास कुछ भी उसका सवाल का जवाब नहीं है। तो ये जो नेशनल पब्लिक हियरिंग किया गया था, क्योंकि हम एडवा की तरफ से देख रहे थे कि औरतें बहुत बड़े पैमाने पे कर्जे में डूब रही है और उस कर्जे के पूरा जो डेट ट्रैप के अंदर वो जो फंस गई है, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि रोज़गार का कोई भी ज़रिया आज मौजूद नहीं है, कमाई का साधन कोई है नहीं, और सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए भी कभी कभी वो लोन ले रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये इसलिए भी है क्योंकि सरकार पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था से, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था से वो पीछे हट रही है, तो वो महंगा होते जा रहा है। तो अभी ये सरकार की जिम्मेदारी है और MFI को, NBFC को वो बैंकों की प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिए हैं। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है कि औरतें जो ग्रामीण इलाके में गरीब तबके की औरतें प्रायोरिटी लिस्ट पे प्राधान्य क्रम की यादी में थी, उसको निकालकर अभी MFI और NBFCs को डाल दिया है। इसकी वजह से उनको सस्ता लोन मिल रहा है बैंक की तरफ से, जो वो 26%, 40%, पता नहीं क्या 100-102% ब्याज से औरतों को दे रही है। मतलब ब्याज जो औरत भर रही है वो मुद्दल से कई गुना ज़्यादा बनते जा रहा है। और फिर अगर वो दे नहीं पाती है तो जो हैरेसमेंट हो रहा है, जो उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको बदतमीज़ी उनके साथ में जो हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट तक का, और औरतें अभी सुसाइड्स भी कर रही है पूरे देश में, और इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो औरतों का ये जो दुख है ये समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जो ये आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से, ये पितृसत्ताक जिस तरह से औरतों का शोषण मजबूत किए जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। इसलिए ये नेशनल पब्लिक हियरिंग की गई थी, जिस जूरी के अंदर जस्टिस मदन लोकुर थे, प्राध्यापक प्रभात पटनायक जी थे, फिर थॉमस फ्रैंको थे, आईबॉक के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, फिर पैमेला फिलिपोस जो जर्नलिस्ट है वो थे, और एडवोकेट कीर्ति सिंह जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। उन्होंने कहा है कि MFI की इस लूट के ऊपर रोकथाम लगानी चाहिए, RBI ने अपना कानून बदलना चाहिए, और जो औरतों के साथ में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लीगल एड सेंटर्स है, और उसको इस्तेमाल करते हुए RBI की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का कानून बनाए जिससे औरत अपनी जो भी उसको हैरेसमेंट हो रहा है वो रख सके, और इसको रोकने के लिए कानून के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि ये जो MFIs हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनके जो इंटरेस्ट ये जो लगा रहे हैं लोन्स पे
ये कंट्रोल करना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा या भारत सरकार करेगी या स्टेट में जो सरकार है वो करेगी? ये तो अलग फैसला लेना होगा जो आगे पार्लियामेंट या हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उसका फैसला करेंगे। Women headed households और single women households उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नेशनलाइज्ड और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड बैंक से 4% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलना चाहिए। ये जो हियरिंग हुई है इसकी बधाई हम एडवा को देना चाहते हैं, एडवा के लोगों को देना चाहते हैं जो इतनी दूर दूर जाके उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराई है और इतना अच्छा सर्वे कंडक्ट करा और इतने रेलेवेंट टॉपिक पे कंडक्ट करा जो औरतों के लाइव्स को बहुत ही डीपली अफेक्ट करता है। 1990 से जो पॉलिसी लेके आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद में बैंक का भी पॉलिसी बदल गया। एक डेटा में बताता है 1990 में छोटा लोन, स्मॉल लोन्स बिलो 2 लाख 97% था। पूरा लोन लेकर के देखने से 97% लेस देन 2 लाख जो स्मॉल लोन बन, अभी वो 7% हो गया। वो भी रिपोर्ट में आया है। इसलिए बैंक का कर्मचारी को बहुत कम कर दिया, 10 साल रिक्रूटमेंट बंद कर दिया था, तो तब आदमी नहीं है कैसा लोन देंगे। तो छोटा छोटा लोन के लिए भी इतना ही टाइम लगता है, बड़ा लोन के भी इतना ही टाइम लगता है। तो 1 लाख देने में कितना टाइम लगेंगे, उसी टाइम में 1 करोड़ दे देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी ऐसे शुरू हो गया कि छोटा छोटा लोन के लिए जो आता है उसको बोलता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ अभी लोन नहीं मिलेगा, आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेंगे। गवर्नमेंट का नियम है, आरबीआई का कानून है कि छोटा छोटा लोन के लिए सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको नहीं देने के लिए ऐसा बोल देता है, नहीं आपका कुछ सिक्योरिटी नहीं है, आपका कागज़ नहीं है, फिर आपका घर नहीं है, हम लोग कैसा लोन देंगे, ऐसा हटा दें। तो ये लोग सब कहाँ जाएंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जाता है। वो लोग आधार कार्ड लेता है, पैन कार्ड लेता है और जो भी घर का कुछ भी कागज़ है उसका लेकर करके लोन दे देता है, लेकिन ब्याज बहुत है। And we are seeing rising communalism, we are seeing rising caste hatred. It's in this context that this model of actually sussing out, going to the heart of an issue that is not, the women's movement has never taken it up seriously. And that's why I commend IDWA. Because we have talked about many things in the women's movement, but we haven't looked at the ways, the interlinkages between economic distress and social distress. नहीं तो एडवा तो ग्राउंड लेवल पर अभी भी संघर्ष कर रही है। जैसे आपने देखा झांसी जो औरत आई थी, तो पुलिस जो क्या करते हैं, पुलिस तो हमारे देश की पुलिस है भाई, और वो पुलिस ये एमएफआई के एजेंट से हाथ मिलाकर उनसे कुछ मिलता होगा, कुछ देते होंगे ये लोग, और उनका भी इस्तेमाल इस औरत को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो एडवा की तरफ से तो हम तो ऊपर के अधिकारी तक पहुंच जाते हैं, और जहां जहां हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे कुछ तरह से उस औरत को राहत मिल जाती है। लेकिन पुलिस यंत्रणा इस देश में आज जुल्म ढाने का काम ज़्यादा करती है, न्याय का काम कम करती है। और इसके पूरी जूरी में जस्टिस मदन बी लोकुर, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, वरिष्ठ वकील कीर्ति सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पेमिला फिलिपोस और बैंकर जो कि बैंकिंग यूनियन से भी जुड़े रहे हैं, फ्रैंको थॉमस,
ये पूरे एक जूरी पैनल था। इसके अलावा कई सारे ड्राफ्ट रेजुलेशंस भी दिए गए और इसको पास किया गया।